बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड में हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद की अगर बात कर लें तो उनकी एक और उम्मीद भी दम तोड़ गई, जो उनको शायद पेशावर हाई कोर्ट से थी कि उनको रिज़र्व सीट जो उनकी हैं वो वापस मिल जाएंगी। आज पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्तें हैं उनको खारिज कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने नाज़रीन कहा है कि रिज़र्व सीट्स तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं, तो लिहाजा उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी। पेशावर हाईकोर्ट का ये फैसला है। अब डेफिनेटली ये मामला तहरीक इंसाफ लेड सुन्नी इत्तेहाद यहाँ तो नहीं रुकेगी, वो आगे ये मामला लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से देखते हैं कि उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। बहरहाल हाई कोर्ट के लेवल पे, पेशावर के लेवल पे उनको ये नहीं मिला, यानी कि केपी की हद तक उनको ये नहीं मिला। अब नाज़रीन, इस सब के अलावा जहाँ पे ये अब देखना ये है कि अब आगे किस तरह से इनका लाहे अमल होता है, क्या करते हैं। लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि सुन्नी इत्तेहाद को किसी तरह से मिलेंगी रिजर्व सीट। स्पेशली सेनेट के इलेक्शंस तक तो अगर कह लें तो ये सीटें मिलनी मुश्किल हैं। अगर कोई बहुत ही कोई बड़ा कोई मिरेकल हो जाए तो हो सकता है कि सेनेट के इंतखाबात के बाद उनको कोई रिजर्व सीटों का मामला सॉर्ट आउट हो सकता है उनके हक में, उससे पहले होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा नाज़रीन, जहाँ पे ये सारे मामलात हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में मुकदमात भी बन जाते हैं और इश्तिहारी भी लोग हो जाते हैं, और जब मतलूब होता है तो मुकदमात ख़त्म भी करवा दिए जाते हैं और फिर बैक टू बैक उनको बाइज़्ज़त बरी भी कर दिया जाता है। अब हुसैन नवाज साहब और हसन नवाज जो हैं उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए हैं, उनकी ज़मानत भी मंजूर कर ली गई है और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ये सारा कुछ एक्सेप्ट किया है, ज़मानत भी उनकी मंजूर की है। नाज़रीन, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में हसन और हुसैन नवाज के फ्लैगशिप अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस पे वारंट मनसूख हुए हैं। यानी कि ठीक है, हमारा मुल्क है, कुछ भी हो सकता है। जब दिल चाहा किसी के खिलाफ मुकदमात बना दिए, जब दिल चाहा किसी के खिलाफ मुकदमात ख़त्म कर दिए। जब मतलूब होता है ख़त्म करना तब ख़त्म हो जाते हैं, जब मतलूब होता है तो उनको इश्तिहारी भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये तो हमारा निज़ाम इंसाफ़ है। उम्मीद करते हैं कि आम आदमी के लिए कुछ बेहतरी होगी इस निज़ाम इंसाफ में, क्योंकि सख्ती हमेशा आम आदमी पे ही आती है। नाज़रीन, इस सब के अलावा इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 नशिस्तों पे इंतखाबात के लिए स्केड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के जारी स्केड्यूल के मुताबिक सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार आज से कागजात नामजदगी ले सकते हैं। कागजात नामजदगी 15 से 16 मार्च तक जमा करवाए जा सकेंगे और उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 17 मार्च को शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी और अपीलें 21 मार्च तक जमा होंगी। इसके अलावा इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे। नजरसानी फहरिस्त शुदा 26 मार्च को अवेजा की जाएगी और कागजात नामजदगी 27 मार्च तक वापस भी लिए जा सकते हैं और पोलिंग जो है वो 2 अप्रैल को होगी। तहरीक इंसाफ की क्या मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, हल हो जाएंगी? ख़त्म तो खैर होती नज़र नहीं आ रही। क्या उनमें कमी वाक़या होगी ये सेनेट के इलेक्शन तक? क्योंकि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। 7-8 उनके सेनेटर्स ऑलमोस्ट एक मोटा मोटा अगर जायज़ा लें तो उसके मुताबिक उनके बनते हैं उनकी रिजर्व सीटों के हिसाब से, तो उनको इस पर बड़ा डेंट पड़ सकता है अगर उनके हक़ में ये फैसले नहीं आते हैं। नाज़रीन, सबके अलावा अब अगर ये सारे मामला हैं तो वहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी हमेशा गुड कॉप बैड कॉप की सियासत करती रही है, तो वहीं पे पीएमएलएन की सियासत और पीपल्स पार्टी की सियासत को देखते हुए तहरीक इंसाफ ने भी गुड कॉप बैड कॉप की सियासत को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। शायद उसने उससे कुछ सीख लिया है। अब मौजूदा हम देखते हैं सूरत हाल में, कल अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है। अगर ओवरऑल देखा जाए, मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से 2 टोक अल्फाज में कहा गया कि सीएम तो केपी का उन्हीं को बनाना है। अब ये जो उन्होंने कल बड़ी अच्छी बातें की हैं, अच्छी उस हवाले से, मुलाकात के हवाले से ऐसे लगा जैसे वो गुड कॉप की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरह अगर हम कौमी असम्बली को देखें, अगर हम सूबाई असम्बलियों को देखें तो वहाँ पे उनके जो अपोजिशन में वो हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वहाँ पे बैठ के बैड कॉप करेंगे। यानी कि क्योंकि केपी की हुकूमत भी डेफिनेटली उन्होंने चलानी है, तो तमाम मराद भी लेनी है उन्होंने। जितने भी फंड्स वगैरह हैं, जितनी भी केपी को चलाने के लिए जो भी इनके इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली विफाक से उनको उसकी हिमायत हासिल होनी चाहिए। तो वो अली अमीन गंडापुर साहब गुड कॉप की सियासत करेंगे
और बाकी पार्टी जो है सेनेट के हिसाब से देखें, अगर कौमी असम्बली के हिसाब से देखें, पंजाब असम्बली के हिसाब से देखें, तो वो टफ टाइम देगी, यानी कि वो बैड कॉप की सियासत करेगी। डेफिनेटली अच्छा मूव है, तहरीक इंसाफ का भी अच्छा मूव है। अगेन हम देखते ही हैं कि ये गुड कॉप बैड कॉप, क्या इसमें बानी पीटीआई की मर्जी शामिल थी नहीं थी, ये बड़े सारे सवालात हैं। नाज़रीन, इसके अलावा उमर अयूब साहब ने एक दावा किया, उन्होंने जो कौमी असम्बली का पॉइंट ऑफ ऑर्डर था उस पर इजहार ख्याल करते हुए कही, और ये बात कहीं किसी हद तक शायद उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कुछ दुरुस्त भी नज़र आ रही है, क्योंकि जब रिकाउंटिंग हो रही है तो बहुत सारी सीटें हैं जो PMLN के हक में जा रही हैं। तो तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब ने दावा किया कि पीटीआई की 20 जीती सीटों पर दोबारा गिनती करवा कर झुर्लू फेरा जाने वाला है। डील के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर लगवाया जाएगा। ये उन्होंने कल पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इजहार ख्याल करते हुए कौमी असम्बली में बात की थी। तो कुछ सीटें तो PMLN के हक में चली गई हैं रिकाउंटिंग में। आगे वो कौन कौन सी सीटें एक्सपेक्ट करें? 4 हलकों की नाज़रीन हम बताते चलें, बात बानी पीटीआई ने भी की हुई है कि ये 4 हलके खोल दें तो हो सकता है बात आगे बढ़ जाए। इन सब पर डिस्कशन करते हैं। हमें आज ज्वाइन किया है गुलाम अब्बास हरल साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, इसके अलावा माहिर कानून भी हैं, कानूनी एंगल भी जानेंगे और इनसे तज्जिए भी लेंगे सियासत पे। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास हरल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम हरल साहब। वालेकुम सलाम। हरल साहब, सबसे पहले तो रिजर्व सीट्स के मैटर पे आ जाते हैं। पेशावर हाई कोर्ट से ना उम्मीदें थी, क्योंकि बल्ले का निशान भी अगर हम देखें तो पेशावर हाई कोर्ट ने वो अलॉट कर दिया था तहरीक इंसाफ को। अब की दफ़ा पेशावर हाई कोर्ट से आपको नहीं लगता कि अनएक्सपेक्टेड फैसला आया है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ वहाँ से भी इनको सीट्स नहीं मिल सकती? देखिए, ये जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट से आया है, ये टेक्निकल ग्राउंड्स जो ली गई हैं, एक टेक्निकल बुनियादों पे फैसला किया गया है, मैकेनिकल मैनर्स में फैसला किया गया है। ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उसके तकाजे नहीं पूरे किए गए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो सीटें मखसूस हैं ये मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को नहीं जानी। ये उन्होंने ये इसमें जिस ग्राउंड पे ये उनकी पिटीशन डिसमिस हुई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, कि ये पार्लियामेंट में ये पार्टी नहीं है, लिहाजा ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है, तो ये इसको रिजर्व सीट्स जो हैं वो नहीं मिल सकती। तो चूंकि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो सीट कोई भी नहीं पार्लियामेंट की जीती हुई, इस हवाले से उन्होंने कहा है कि चूंकि इसकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है तो लिहाजा इसको रिजर्व सीट्स भी नहीं दी जा सकती। अच्छा, वैसे ये बैरिस्टर अली जफर साहब ने जो बात की है वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में हिस्सा ना लेना इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये पार्टी रजिस्टर्ड है, इसके पास इंतखाबी निशान भी है, तो बाज़ औक़ात सियासी जमातें इंतखाबात से बाइकआउट कर सकती हैं। तो क्या ये जो पॉइंट था ये सुप्रीम कोर्ट में अगर जाकर देंगे ये दलाइल, तो वहाँ इनको कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात है, या वहाँ पे भी सेम ही डिसीजन आ सकता है? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 106 में, उसमें लिखा हुआ है कि जो ये मखसूस नशिस्तें होंगी वो पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगी। वहां पे पार्लिमानी पार्टी का जिक्र नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई आजाद उम्मीदवार शामिल हो जाते हैं और उसी तनासब से उसको रिजर्व सीटें मिलती हैं, तो फिर तो ये कोई कानून के मुनाफी बात नहीं है। और आइन में आपने भी पढ़ा होगा फैजा, 106 बड़ा वाज़ेह है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी जो है पॉलिटिकल पार्टी उसको उसकी तनासब से जो है अकलीतों की सीटें मिलेंगी, उसको जो है खवातीन की सीटें मिलेंगी, और अकलीतों और खवातीन की सीटों के बगैर जो है वो पार्लियामेंट नामुकम्मल है। तो इनको मिलना मेरा ख्याल है चाहिए था। ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे फैसले आ रहे हैं। यानी कि आप जो कह रहे हैं हरल साहब, जो आप आर्टिकल 106 का रेफरेंस दे रहे हैं उसके मुताबिक तो पॉलिटिकल पार्टी होना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं कि वो पार्लिमानी पार्टी हो, यानी कि उसका पार्लिमान में उसकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। वो इलेक्शन लड़े ना लड़े, पॉलिटिकल पार्टी है, कोई सीट है नहीं है, उसका रिजर्व सीट अगर बाद में उसको कोई आज़ाद ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, उसका राइट है, उसको मिलना चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। और अगर कहीं भी स्पेशल कोई लॉ होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के उसको कंट्राडिक्शन करता है उसके, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, उसकी बालादस्ती जो है वो तस्लीम होगी और उसी के मुताबिक फैसले होंगे। और मैं आपको दस्तूर की बात बता रहा हूँ, आपको आइन की बात बता रहा हूँ। तो आइन में तो ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि
उसी पॉलिटिकल पार्टी को सीटें जाएगी और आगे उसमें प्रोवाइडेड है कि आपने जो भी आजाद उम्मीदवार जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होंगे फिर उसी तनासब से उसको उसी उस तनासब से। पार्टी को जो अच्छा है हरल वो साहब, ये सीटें जो मखसूस सीटें मिलेगी। बांटी गई हैं, ये जो सीटें बांटी गई हैं, इस पे हलफ पहले कहा गया हाई कोर्ट की जानिब से कि हल्फ ना उठाया जाए, इनसे लिया जाए, वो भी हो गए, हमने देखा। अब ये जो मामला डेफिनेटली अगर इसको चैलेंज करना है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो यहाँ पे स्टे करेंगे, वो आगे जाएंगे। इसको सुप्रीम कोर्ट में भी एक दफ़ा इसको जो है वो लाजमी इसकी अपील करेंगे या लाजमी वहाँ पे जाके पटिशन दायर करेंगे अपना हक लेने के लिए। अगर वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे इन ग्राउंड्स को देखा जाएगा, क्योंकि बल्ले की दफ़ा तो कोई बेसिक ग्राउंड्स नहीं देखी गई। देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और बाकी जितनी भी अदालतें हैं उनका सिर्फ एक काम है कि आइन की तशरीह करना। आइन जो है वो दोबारा जो बना नहीं सकती, रीराइट नहीं कर सकती, दोबारा लिख नहीं सकती, या आइन से मुतरादिफ जो है कोई भी फैसला नहीं दे सकती। केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से जो भी उसके बाद स्पेशल लॉ आ गया इलेक्शन में, लेकिन जो अक्सर आपकी जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की वो कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए वही दी जाती हैं। तो इस केस में भी मेरा ख्याल है ये केस बहुत अच्छा है और ये सीटें जो है किसी भी तरह तो नून लीग को नहीं मिल सकती, ना ये मिल सकती है पीपल्स पार्टी तो को। फिर बांट असल कैसे मसला दी क्या गई? है, मसला यहाँ पे हरल साहब कानून मुझे का नहीं एक, है। जी जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, मुझे ब्रेक पे जाना है। ऐसा ब्रेक। यहाँ जब आपने किसी को लाना हो तो उसके सामने सारी कानूनी रुकावटें जो होती हैं वो दूर की जाती हैं और दीगर जो रुकावटें होती हैं वो भी दूर की जाती हैं। लेकिन जब आपने किसी को रोकना हो तो फिर उसके सामने रुकावटें खड़ी की जाती हैं। जिस तरह आपके एक जमात जो है मखसूस जमात है उसको टारगेट किया जा रहा है, इलेक्शन से पहले भी उसको टारगेट किया गया, इलेक्शन वाले दिन भी उसको टारगेट किया गया, एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, उसके बाद एक मुबैना धांधली की गई इलेक्शन में और किस तरह रिजल्ट जो है वो मैनिपुलेट किए गए, बदले गए सारी रात रिजल्ट, और उसके बाद भी सितम जरीफी ये है कि उसके बाद भी रिजल्ट बदले गए। आज आपने देखा है कि अभी भी गुजरांवाला किसी के ना किसी कंस्टिट्यूएंसी में तरीके से रिजल्ट बदलने का सिलसिला जारी है। हरल साहब आप देख लें, अयूब साहब ने, उमर अयूब साहब ने कल पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे असेंबली में खड़े होकर कहा कि जनाब हमारी 20 सीटें हैं। अपने प्रोग्राम में ऑलरेडी ये खबर कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले ये दे चुकी थी कि 4 सीटें ऐसी हैं कि जो कहा गया है और वो हल्के अगर खुल गए तो समझ जाएं कि कोई आपस में इनकी बात हो गई है। नून लीग को मज़ीद टफ टाइम मिलेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सारे मामला नून लीग के हक में जा रहे हैं। मुझे हरल साहब एक छोटा सा ब्रेक लेना है। नाज़िम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये जो कुछ हलकों का कहा जा रहा है, जैसे आज भी एक फैसला आ गया है और पीएमएलएन का जो एक कैंडिडेट है उस पर विन कर दिया रिकाउंटिंग में, ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये कैसे पॉसिबल होता है, इस सब पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। सलमान साहब, ये जो आज हम देख रहे हैं कि रिजर्व सीट्स के हवाले से फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट का, अब चूंकि तरीक इंसाफ अनाउंस कर चुकी है, उनके जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर के, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पे कोई नजरसानी करेगी, कोई उसके हक में फैसला जा सकता है, या जैसे कि आर्टिकल 106 का भी रेफरेंस दिया जा रहा है कि वो सिर्फ एक ये कह रहा है कि आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, पार्लिमानी हो या ना हो, तो ये इश्यूज देखे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, अदालत में जाएगा जरूर ये केस, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, ठीक, लेकिन ये मसला कानूनी से ज्यादा सियासी है। अच्छा, सियासी फैसला ये है कि जी पीटीआई को अभी कोई सियासी रास्ता नहीं देना। आप देखिए, जब से इंतखाबात का ऐलान हुआ था उस वक्त से लेके अब तक पीटीआई के को अदालती महाज पे कई तरह की पसपाई का सामना करना पड़ा, जिसमें बदले का निशान भी शामिल था। तो अदालतों के अंदर जो ये फैसले हो रहे हैं, यकीनी तौर पर एक दबाव तो है उनके ऊपर भी कि पीटीआई के बारे में कोई सियासी अभी फैसला नहीं हुआ कि उनको कितना रास्ता देना और कितना रास्ता नहीं देना। अब ये मखसूस नशिस्तें भी जो है ये बुनियादी तौर पे तो पीटीआई का हक थी और उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन मसला ये है कि क्योंकि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट में और पीटीआई के दरमियान एक जिसे कहते हैं डेडलॉक है, इसलिए फैसला अभी तक पीटीआई के हक में नहीं होगा और अब उनको मखसूस नशिस्तों से भी महरूम कर दिया गया है। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो सेनेट के अभी इंतखाबात होने हैं उसमें पीटीआई के सेनेटरों की तादाद जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यही इसका मकसद है। अच्छा सलमान साहब, सबने इस बात पे फोकस किया कि जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन गए हैं। मैं चाह रही हूँ कि इसका एक दूसरा एंगल भी है, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो सर, ये जरदारी साहब
अगर कहें कि वो सिर्फ प्रोटोकॉल्स के लिए प्रेसिडेंट बने तो ये पॉसिबल नहीं होगा, अगर कहें पर्क्स के लिए प्रेसिडेंट बने तो ये भी शायद मुनासिब ना हो, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में उन्होंने लिया है तो इम्यूनिटी अगर उनकी देखें उनके केसेस के हिसाब से तो वो भी कोई इतनी तेज़ी नहीं थी कि उनको इम्यूनिटी बेस पे उधर जाना पड़ा कि भाई मेरे केसेस रुक जाएंगे किसी तरीके से। ये जो अभी आपने बात की है कि डेडलॉक है इस्टेब्लिशमेंट में या तरीके इंसाफ में, आपको लगता है कि कहीं जाके, अभी फौरन तो नहीं, कुछ अरसे के बाद कहीं जाके जरदारी साहब दोनों में मुफाहमत करवाने में कोई बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो अभी भी मुफाहमत की कोशिशें हो रही हैं और बहुत से लोग मुफाहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुफाहमत नहीं हो रही। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हुए हैं, और एक डेडलॉक इसलिए भी है कि कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। और इमरान खान जो है, जिन्होंने बड़े रेजिस्टेंस अपनी शो की है, अभी तक किसी किस्म का कंप्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आ रहे, और वो अभी भी ये कह रहे हैं कि जनाब वो किसी भी किस्म का कोई समझौता जो है वो नहीं करेंगे। इसलिए अगर जरदारी साहब भी बीच में पढ़ना चाहेंगे, इससे पहले आपको पता है कि इसी सीट के ऊपर बैठ के आरिफ अलवी साहब ने भी बड़ी कोशिशें की थी कि एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान के दरमियान जो है तो ताल्लुकात को बहाल किया जाए, लेकिन वो भी नाकाम हुए हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब तो उस वक्त कामयाब होंगे ना जब इमरान खान साहब चाहते होंगे और एस्टैब्लिशमेंट की शराइत पे वो कोई समझौता करने के लिए तैयार होंगे। अगर वो नहीं चाहते तो फिर जरदारी साहब हो या कोई और हो, बात आगे चलेगी नहीं। असल में लेकिन सलमान साहब जी है वो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान है। जी, लेकिन सलमान साहब आरिफ अलवी साहब की तो चलें एक सेंस ये भी बनती है कि उनकी इसलिए ना मानी गई कि वो उनके अपनी पार्टी के थे, अहम रहनुमा थे, तो उन पे उस वक्त के जो चेयरमैन थे इमरान खान साहब या बानी पीटीआई, उनकी चलो उनका जोर ज़बरदस्ती चल गया। अब जरदारी साहब तो उनकी पार्टी से कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है, हो सकता है कि इतने टफ टाइम दे दिए, मजीद टफ टाइम आ जाए, मजीद मुश्किल हालात पैदा कर दिए जाएं कि उनको किसी तरीके से अपने पॉइंट पे जाना पड़े। इससे ज्यादा क्या मुश्किल हालात पैदा होंगे? जो कुछ पीटीआई के साथ हो गया है, उनको इंतखाबात के अमल से बाहर रखने की कोशिश की गई, पर्दे का निशान छीन लिया गया, इंतखाबी नताइज के अंदर तब्दीली लाई गई, इमरान खान जेल के अंदर है, उनकी पार्टी के मिनिस्टर सीनियर क्यादत जेलों के अंदर मौजूद है। इससे ज्यादा और क्या सख्ती हो सकती है इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर जो वो भुगत रहे अभी तक। अब मसला ये है कि देखिए, असूली तौर पे तो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ठीक होने चाहिए और इत्तेफाक राय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये दोनों तरफ से ताली बजती है ना जी। उस जगह पर शायद लचक जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को भी दिखानी होगी, कहीं इमरान खान को भी दिखानी होगी। सलमान साहब, लचक तो दिखानी होगी, लेकिन देखना ये है ना कि कौन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लचक दिखाता है, कौन पोजीशन ऑफ वीकनेस से जो है वो लचक दिखाता है। इस वक्त तो पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा बेहतर है ना। देखिए ना, पार्लियामेंट में उनके पास 92 लोग मौजूद है, कौमी असेंबली में, पंजाब असेंबली में 100 से ज्यादा लोग मौजूद है, सेनेट में भी उनकी हुकूमत है, लोग भी उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। इलेक्शन का नतीजा भी उनके हक में आया था, जो नताइज तब्दील कर दिए गए वो सबने देख लिया है, तो इसलिए उनकी भी स्ट्रेंथ है और एस्टैब्लिशमेंट भी बड़ा एक हकीकत है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से मामला को आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा सलमान साहब, ये चलें रिजल्ट तो जो आगे 8 को आने थे 9 को आए, और जिस तरह से आए ये हम सबको पता है, कुछ बातें हम ऑन कैमरा कर भी नहीं सकते, लेकिन ये जो उसके बाद में दोबारा से सीट्स को रिकाउंटिंग के जरिए तहरीक इंसाफ को हरा के और PMLN को सीटें इनायत की जा रही हैं। आज भी गुजरांवाला से यही हुआ है, आगे भी उमर अयूब साहब ने 20 सीटों की आज बात की है, उन्होंने कहा जी 20 सीटें ऐसी हैं जो तहरीक इंसाफ से छीनी जाएंगी, PMLN को इनायत की जाएंगी। तो ये सब क्या हो रहा है? ये खेल तो जाहिर करता है ना कि पीटीआई के लिए हालात अच्छे नहीं है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ जी, वो चाहे वो इलेक्शन हो भी गए, उसके बावजूद भी उनके जीते हुए लोगों को हराया जा रहा है। तो इसका मतलब है ना, वही मैंने आपसे कहा कि एक डेडलॉक है एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, जब तक वो टूटेगा नहीं उस वक्त तक चीजें शायद ठीक ना हो सकें। लेकिन सलमान साहब, अगर प्रैक्टिकली देखें, मुल्क के हालात देखें, तो दोनों बड़ों को एक एक स्टेप पीछे आना होगा, ये ना हो कि एक बंदा एक स्टेप पीछे आ जाए। मुल्क के हालात को देखिए ना, मुल्क के हालात को कौन देख रहा है मुझे बताइए ना। इस वक्त मुल्क की किसको फिक्र है? जो कुछ इस वक्त लोगों के साथ हो रहा है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, माशी बदहाली है, अभी रमजान मुबारक में जिस तरह कीमतें आसमानों पे बातें कर रही हैं, किसी को कोई फर्क पड़ता है? मुझे बताइए, नए वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो, क्या फर्क पड़ रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? आम आदमी की जो सियासत यहाँ पे है ही नहीं, ना कोई सोच रहा है उस मुल्क के बारे में सोच रहा हो। अगर इस मुल्क के बारे में, इस मुल्क के लोगों के बारे में सोचा जाता तो आज हमारी सियासत यहाँ ना खड़ी होती ना जहाँ हम खड़े हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हसन हुसैन नवाज साहब के जो हैं उनके भी मुकदमात खत्म हो गए हैं, दायमी वारंट गिरफ्तारी थे वो भी खत्म हो गए, यानी कि जिसके खिलाफ मुकदमात खत्म करवाना मतलूब है वो हो जाते हैं, जिसके खिलाफ करना मतलूब होता है वो भी हो जाते हैं। अच्छा सर, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आज सेनेट का
सेनेटर मुंतखब हो गए, यानी कि ये जो कहा जा रहा था कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब आएंगे, तो अब इसका मतलब आएंगे? जी, पीपल्स पार्टी के पास अगर ये ऑप्शन होगा और फैसला पीपल्स पार्टी के हाथ में होगा तो यकीनी तौर पे गिलानी साहब अब लग रहा है कि चेयरमैन सेनेट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हरल साहब, आप एग्री करते हैं कि दोनों पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़े हैं, जैसे कि आबिद साहब ने बात की, सलमान आबिद साहब ने, कि मसला इस वक्त तहरीक इंसाफ और PMLN का नहीं है, मसला इस वक्त तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का नहीं है, मसला इस वक्त तहरीक इंसाफ यानी कि बानी PTI का और इस्टेब्लिशमेंट का है। इन दोनों के आपस में, ये दोनों नो रिटर्न पे खड़े, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे, कैसे मामला आगे बढ़ेंगे, क्या होगा? देखिए, मैं इससे एग्री नहीं करता। देखिए, जो आरिफ अलवी साहब थे वो एक नुमाइशी सदर थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के पास टोटल जो है 58 सीट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जरदारी साहब जो एक ताकतवर जो है वो सदर हैं, और जरदारी साहब जो हैं सियासत और मफाहमत के बादशाह हैं। और आपने देखा है कि किस तरह उन्होंने सारी आईनी सीटें जो है वो खुद अपने हिस्से में ले ली, और किस तरह सारी अपनी सियासत भी वो उसको भी रिटेन रखा, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी रिटेन रखा, लेकिन नून लीग को डैमेज किया। आपको याद होगा कि जब ये PDM की हुकूमत आई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, उसके बाद जो लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ तय हुआ था वो ये था कि 19 अप्रैल को गालबन इन्होंने 1 महीने के बाद जो है असेंबलियां तोड़ देनी थी शहबाज शरीफ ने, और दोबारा जरदारी साहब ने एग्री किया था कि नहीं, आप हुकूमत बनाएं। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे, उनकी जरदारी साहब से मुलाकात हुई, और वहां से उन्होंने फोन किया नवाज शरीफ साहब को कि जरदारी साहब कहते हैं कि असेंबलियां नहीं तोड़ते और हुकूमत बना लेते हैं, जो है अपने पास रखते हैं। तो उस वक्त जो है फिर जरदारी साहब ने एक अच्छी सियासत प्ले की और असेंबलियां नहीं तोड़ी और अपनी सियासत भी बचा के रखी। जरदारी साहब ने तो अपनी सियासत बचा ली ना हरल साहब, लेकिन नून लीग की जो सियासत थी वो तकरीबन खत्म हो गई, जिसका रिजल्ट हमने इन इलेक्शंस में देखा। अभी भी आप देख लीजिए जितने आईने होते हैं। क्या फायदा? अब ये बात तय है कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो साहब बनेंगे, लेकिन बिलावल तहरीक इंसाफ का क्या होगा? जब तक नून लीग जो है तहरीक इंसाफ का क्या होगा हरल साहब जी? अगले इलेक्शन में आप कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तहरीक इंसाफ का क्या होगा? 2 साल बाद होते हैं, चाहे साल बाद होते हैं, चाहे अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, जब भी इलेक्शन होंगे अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। तो ये मैं पूछ रही हूँ हरल साहब, इसमें फिर तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? क्योंकि जितने फैसले आप देख लें तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट आ रहे हैं, उसमें उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है, यानी कि अवाम मजीद उसके हक में जा रही है। तो तहरीक इंसाफ का पॉपुलैरिटी ग्राफ कैसे नीचे आएगा? देखिए, हमारे मुल्क में मकबूलियत की बुनियाद पे कोई भी इक्तदार में कभी नहीं आया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो है PTI की मकबूलियत जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जब भी इक्तदार मिलता है वो कबूलियत की बुनियाद पे मिलता है, और इस हवाले से जरदारी साहब जो हैं वो बड़े बेताज बादशाह हैं। तो आप देखिएगा कि ये सारा मामला जो है इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो वेल प्ले करेगी, और तब तक वजीर आजम बिलावल भुट्टो नहीं बन सकता जब तक जो है नून लीग को मुकम्मल इसका सफाया नहीं हो जाता। तो हरल साहब वो तो हमें नजर आ रहा है ना, जिस तरीके से PMLN को गवर्नमेंट दी गई है, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे अपने पास रखे हैं, विफाक में वो बेशक ट्रेजरी बेंचेस पे तो वो बैठेगी, लेकिन इसके बावजूद वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो इस सब में लग रहा है कि जो आखिरी कील जिसे कहते हैं ना, ठोंकने वाला काम वो हो रहा है PMLN की हुकूमत के साथ, PMLN के साथ, के वो उनकी सियासत मजीद ख़त्म होने जा रही है। लेकिन जरदारी साहब जो हैं, कुछ इस तरह की इतलात हैं हरल साहब के जरदारी साहब किक आउट करवा के PMLN को PTI के साथ मुफाहमत करना चाहेंगे, और अगला ये जो कुछ 1.5 साल 2 साल के बाद अगर जो नया टेन्योर चलेगा, इलेक्शंस के बगैर भी पॉसिबिलिटी है, वो तहरीक इंसाफ के साथ लेके चल सकते हैं। वो बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जरदारी साहब जो हैं मफाहमत के बादशाह हैं, वो PTI के साथ मफाहमत भी करेंगे, और इस वक्त जो सूरत हाल हुई पड़ी इस मुल्क में, एक सियासी अदम इस्तेकाम है। मैं समझता हूं कि जरदारी साहब इसमें बेहतरीन जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं, और वो करेंगे, और वो इस इस्तेकाम जो है, जो अदम इस्तेकाम है, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। वो एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान जो है
वो 2.5 लाख कैम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हड़ल साहब एक पॉइंट ये भी है ना कि जरदारी साहब कोई काम ऐसा नहीं करते जिसमें उनका पर्सनल बेनिफिट नहीं होता या उनसे ज़बरदस्ती करवाया नहीं जाता। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं, उनका पर्सनल बेनिफिट क्या हो सकता है उनकी जमात का, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिल जाती है तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ बिलावल को अपने प्राइम मिनिस्टर, मेरा नहीं ख्याल कि उसको कंसीडर करेगी, और वो भी जरदारी साहब की भी कोशिश होगी कि बिलावल आ जाए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं। या तो ये होगा कि जरदारी साहब से करवाया जाएगा ये काम। अब आप बता दें इसमें से क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती हैं? देखिए, जरदारी साहब से करवाया जाएगा। अभी क्या ये जितने ओहदे जो हैं वो पीपल्स पार्टी ले रही है, क्या नून लीग जो है वो अपनी खुशी से दे रही है? ये देखिए, ये सारी जो है ये इक़्तिदार की सियासत है, यहाँ पे पावर पॉलिटिक्स होती है। और चेयरमैन पीटीआई जो है वो चाहते हैं कि अवामी इनकलाब के जरिए जो है वो हुकूमत में आ जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर वो चाहते हैं, ये उनकी जो मैं समझता हूँ कि सियासी जो है वो सोच नहीं रखते इस हवाले से। यहाँ पे कभी भी कोई अवामी इनकलाब से ना आया है ना आएगा। यहाँ पे जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से जाते हैं, और वो रास्ता सबको पता है। तहरीक इंसाफ को मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत मिलेगी। जहाँ तक आपने बात की गुजरांवाला का जो हल्का है 81 जो है 81 उसके रिकाउंटिंग का मामला जो है उस वाले से आपने बात की। देखिए, ये जो मामला है ये बड़ा हैरान कुन भी है और काबिल गौर भी है। आप पहले जो है वो रिजेक्टेड वोटों की तादाद जो थी वो 7,000 थी, वो बढ़ के 17,000 हो गई। और जो वहां से नून लीग के उम्मीदवार जिनको अभी रिकाउंटिंग करके जिताया गया है, अभी जो उनकी लीड जो है अजहर नारा साहब जो है उनकी लीड 1,000 वोट की है, और आजाद उम्मीदवार जो है उसको हराया गया है। तो ये बड़ा वाज़ा नजर आ रहा है। वो कमिश्नर के एक दफा फिर से इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे, उसकी परफॉर्मेंस पे बड़ा अच्छा सा सवालिया निशान उठ गया है कि पहले क्या गलत काउंटिंग की थी। इसका मतलब तो जितने पीएमएलएन के लोग भी जीते हैं, तहरीक इंसाफ भी क्लेम कर सकते हैं कि भाई इन पे भी रिकाउंटिंग करवाएं, ये भी गलत जीते हैं। देखिए, शॉर्टली जरा यहाँ पे ये दोबारा गिनती जो की गई है किसी मखसूस उम्मीदवार को हराने के लिए, और खास जो था उम्मीदवार उसको जिताने के लिए, मखसूस उम्मीदवार को हराने के लिए और खास उम्मीदवार को जिताने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया गुलाम अब्बास हरल साहब। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम से वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।